नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का 8वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है धीमा जहर और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 8वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग 8वां। नाम धीमा जहर। अपने नए किराए के घर में रहते हुए हमें कई दिन बीत चुके थे। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। शिवा एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसकी तनख्वाह 20,000 के आसपास थी, लेकिन यह पैसे हमारे लिए काफी नहीं थे। इससे घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। शिवा की दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके कॉलेज के खर्च की जिम्मेदारी भी शिवा पर आ गई थी, जिससे हमारा जीवनयापन करना और भी मुश्किल हो गया था। एक दिन मेरी सुनीता मौसी मेरे घर में आई। अपनी आत्मकथा के इस मोड़ पर मैं आपका परिचय उस शख्सियत से जरूर करवाना चाहूंगी जिसका मेरी जिंदगी बर्बाद करने में अहम भूमिका रही है। सुनीता मौसी मेरी माँ की बड़ी बहन है। उसके 2 बेटे हैं और दोनों शादीशुदा हैं। उन 2 बेटों के आगे बच्चे भी हैं, यानी एक संपूर्ण परिवार है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने अलग घर में अकेली रहती है, क्योंकि उसने अपने पति पर तलाक का केस किया हुआ है, जो कि कई वर्षों से चला आ रहा है। उसके मायके यानी मेरे ननिहाल में उसको कोई पसंद नहीं करता, जिस वजह से इनका आना जाना मेरे ननिहाल में काफी कम रहता है। वैसे सुनीता मौसी का आना जाना मेरे मायके घर में काफी कम था, क्योंकि उसे मेरे पिताजी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि वह जब भी हमारे घर आती थी तो उसके जाने के बाद मेरी माँ का पिताजी से किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था। पता नहीं वह मेरी माँ को क्या पट्टी पढ़ा देती थी। खैर, मैंने सुनीता मौसी का स्वागत किया और उन्हें आदर सत्कार सहित अंदर अपने कमरे में ले आई। बेटी, तुम सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मौसी जी, आप अपना सुनाएं। मेरी छोड़, तू अपना सुना। सब ठीक तो है ना? ठीक ही है, मैंने धीमे स्वर में कहा। ठीक कैसे होगा, मैं सब समझती हूँ। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यानी तुम्हारी माँ के बाद मेरा स्थान है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कहाँ तुम पहले रानी की जैसे जीवन गुजारती थी और अब यहाँ इस पुराने से मकान में, वह भी किराए के नौकर के जैसा जीवन व्यतीत कर रही हो। और फिर अगर तुम्हें किराए का मकान में ही रहना था तो किसी और जगह पर रह लेती। तुम्हें पता है हमारे घर में आने वाली काम वाली बाई भी यही आस-पास रहती है। मौसी जी, अब बस भी करो, जो कुछ मेरी किस्मत था वह मुझे मिल गया। किस्मत में तो तुम्हारे अब भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम अपनी उस किस्मत को देख नहीं पा रही। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बेटी, मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहूंगी। मैं तुम्हारी मौसी हूँ और मैं तुम्हारी इस हालत की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। तुम शिवा से किसी प्रकार से तलाक ले लो और मैं तुम्हारी शादी कहीं और दूसरे अमीर घर में करवा दूंगी, जहां तुम्हारा आगे का जीवन बहुत आरामदायक हो जाएगा। कहाँ तुम कगानलों के घर में अपना जीवन बर्बाद करोगी? मौसी जी, यह तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं तुम्हारे आने वाले जीवन के बारे में सोचकर ही यह सब कह रही हूँ। मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन लेकिन क्या? क्या माँ को इस बारे में पता है? नहीं, और वैसे भी तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। लेकिन मौसी,
तलाक कोई पेड़ पर लगा फल नहीं जो ऐसे हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। यह बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसमें शिवा का भी राजी होना जरूरी है। अगर वह नहीं माना तुम मुझे तलाक नहीं मिल सकता। और फिर तलाक के बाद दूसरी शादी करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप भी अच्छी तरह से जानती है कि तलाकशुदा स्त्री का बाद में शादी करना कितना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल है। बेटी, मैं यह सब सोचकर ही कह रही हूँ। तुम अभी सुंदर हो, जवान हो। तुम जैसे सुंदर लड़की के लिए दूसरा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में एक बार सोच कर देखो। वैसे भी अब इन कंगालों के पास कुछ नहीं बचा, और अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा भी है तो वह यह अपनी दोनों बेटियों की शादी पर सब लुटा देंगे। यह अब कंगाल है, फिर उसके बाद और कंगाल और भिखारी हो जाएंगे। कुछ देर बातें करने के बाद मौसी वहां से चली गई और मैं नादान उनकी कही बातों पर विचार करने लग गई। उस समय मुझे मौसी की एक एक बात सही लगने लगी थी। उनकी कही बातों ने मेरे दिमाग में हलचल सी मचा दी थी और मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि मुझे अपना बाकी का जीवन इस गरीब और कंगाल शिवा के साथ व्यतीत नहीं करना है। मैंने सुनीता मौसी की बात गांठ बांध ली थी और उसके एक हफ्ते बाद ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मैंने शिवा की माँ यानी मेरी सास की बातों की तरफ ध्यान देना बंद किया। वह कुछ कहती तो मैं न सुनने का बहाना बनाती, और अगर वह पास आकर कहती तो वह चिड़चिड़ा कर कहती, आप नहीं कर सकती क्या इतना छोटा सा काम? जब देखो तब मेरे सिर पर खड़ी रहती हैं। मैं जब इस घर में नहीं थी तो क्या ये काम आप नहीं करती थी? मैं जानबूझकर कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती, लेकिन फिर भी सास मुझसे तकरार न करती। कुछ ही दिनों बाद मैंने खाने को लेकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने शिवा से कहा, मुझे रोज रोज दाल चावल अच्छे नहीं लगते, आपको खाने हो तो बनाइए, मैं अपना अलग खाना बना लिया करूंगी, नहीं तो होटल से मंगवा लूंगी। शिवा ने मुझे समझाते हुए कहा, तुमको जो पसंद हो बना लिया करो, कोई मना करता है क्या? मैं मांसाहारी व्यंजन खाने की शौकीन थी। चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना भी पसंद था। मैं जानती थी कि ये चीजें घर में नहीं बनाई जा सकती थी, और अगर कोई बना भी ले तो रसोई घर की गर्मी में झुलसने से अच्छा है कि होटल से मंगा कर खा ले। इसीलिए मैंने इतना नाटक किया था कि घर में खाना बनाने का झंझट न करना पड़े। फिर भी मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं फोन पर ऑर्डर करके बाहर से अपने लिए खाना मंगवाने लगी थी। इस सब का एक ही मकसद था कि मैं शिवा को अपने माँ और उसकी बहनों से अलग कर सकूं, या फिर मैं उसे इतना परेशान करूं कि वह तंग आकर मुझसे तलाक लेने का फैसला कर ले। यही नहीं, हर रविवार जिद करके मैं शिवा को बाहर भी ले जाती और महंगे रेस्तरां में खाना खाकर आती। जब भी हम दोनों बाहर से खाना खाकर आते तो मैं देखती कि शिवा का मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती। एक दिन शिवा ने कह ही दिया, वृंदा, अब ये महंगे शौक छोड़ दो और कुछ जिम्मेदारी भी समझो। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवा कर खिला सकूं। अपने हाथ से बनाना सीखो। मैं पूरे घर के लिए खाना नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम अपने माँ से अलग रहो तो मैं घर में खाना बनाऊंगी, वरना बाहर से ही मंगवा कर खिलाओ। मेरी यह बात सुनकर शिवा तिलमिला कर रह गया था, लेकिन फिर भी वह शांत भाव से बोला, मेरी माँ और बहनें हमारे ऊपर बोझ नहीं है। उनसे अलग रहकर मेरा खर्च दोगुना हो जाएगा। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? तो क्या तुम मेरा और अपना खर्चा नहीं उठा सकते? उठा सकता हूँ, मगर अलग रहकर नहीं। तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की थी? समझ में नहीं आता। लोग कमाते एक पैसा भी नहीं, लेकिन सुंदर पत्नी की कामना करते हैं। इससे अच्छा तो कुंवारे रहते। वृंदा, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मेरी माँ को इतनी पेंशन मिलती है कि वे अपना खर्च खुद उठा सकें। वे मेरी तनख्वाह का एक पैसा नहीं लेते, लेकिन जो शौक तुमने पाल रखे हैं
उनसे मेरी तनख्वाह 10 दिन भी नहीं चलती, बाकी महीने का खर्च कहाँ से आएगा? खाने के अलावा घर के और भी खर्चे हैं। यह तुम जानो, यह तुम्हारा घर है और घर का खर्च चलाना भी तुम्हारा काम है। सही है, लेकिन फालतू के खर्चों से घर नहीं चलता बल्कि बर्बादी आती है। तो मैं फालतू खर्चा करती हूँ, खाना ही तो खाती हूँ, और क्या? मैं सब समझती हूँ। पैसे बचा कर माँ और अपनी बहनों को देते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आइंदा से तनख्वाह मेरे हाथ में रखा करोगे, तब मैं देखती हूँ कि घर खर्च कैसे नहीं चलता है। शिवा मान गया और उसने अगले महीने की पूरी तनख्वाह उसमें मेरे हाथ में रख दी, लेकिन पैसे हाथ में आते ही मैं मनमानी पर उतर आई और बिना कुछ सोच विचार के मैंने खाने पीने की चीजों और अपने लिए कपड़े खरीद कर 1 हफ्ते में ही शिवा की पूरी तनख्वाह खत्म कर दी। पूरी तनख्वाह खत्म कर लेने के बारे में जब शिवा को पता चला तो वह मुझे गुस्से से देखने लगा। इससे पहले कि वह मुझसे झगड़ा करके मुझ पर हावी हो जाता, मैंने शिवा से कहा, तुम्हें तनख्वाह इतनी कम मिलती है, मुझे पता नहीं था। वह तो 1 हफ्ते भी नहीं चली, बाकी महीना कैसे चलेगा? शिवा ने तब भरी निगाहों से मुझे देखा और कहा, 20,000 रुपए कम नहीं होते? इतने में 10 आदमी बड़े आराम से 1 महीना दाल रोटी खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से 50,000 रुपए 1 हफ्ते में खर्च हो गए। अब घर में बैठकर दाल रोटी खाओ। शिवा की आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी तल्खी थी। पहले तो लगा कि शिवा मुझे डांटेगा, इसलिए मैं पहले ही चीख कर बोली, पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं, अगर पत्नी को ढंग से रख ही नहीं सकते। वृंदा, तुम हालात को समझने की कोशिश करो। अमीर से अमीर आदमी भी होटल का खाना खाने से एक दिन कंगाल हो जाता है। तुम घर में खाना बना लिया करो। मैं इस घर के रसोई घर में अपनी आंखें नहीं फोड़ूंगी। मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मैं एक भिखारिन की तरह इस घर में नहीं रह सकती। वृंदा, मैं समझ सकता हूँ कि शादी के पहले तुम्हारी अलग जिंदगी थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को ससुराल की हालत के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। आज मेरे और मेरे परिवार पर यह कठिन समय आया है और तुम इस कठिन समय में मेरा साथ देने के बजाय मेरे से झगड़ा कर रही हो। मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो, अभी भी मुझे अच्छा घर मिल जाएगा। शिवा यह सब सुनकर सन्न रह गया था। इस मुद्दे पर उसने मुझसे कोई बहस नहीं की। मैं हर रोज शिवा से पैसे की मांग करती, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन खींचकर मैंने कहा, कंगाल आदमी, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। रुक जाओ, मत जाओ। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। जब तुम मेरी कोई मांग पूरी नहीं कर सकते तो यहाँ तुम्हारे पास रहने का क्या फायदा? यह तुम गलत बात कह रही हो। आज मुझ पर यह समस्या आई है तो तुम इस समस्या में मेरा साथ देने के बजाय मेरा साथ छोड़ रही हो। मुझे यह फिल्मी डायलॉग नहीं चाहिए। तुम इसे फिल्मी डायलॉग मत समझो। वृंदा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुमने मेरा घर छोड़कर मायके जाने जैसा कोई कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मत सोचना कि तुम कुछ दिन वहां रहोगी और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत हो चुका। अब तुम हद कर रही हो। मैंने बहुत हद तक तुम्हें बर्दाश्त कर लिया है, अब तुम बर्दाश्त नहीं हो पा रही हो। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इस बारे में आराम से बैठकर सोचोगी। तुम्हारे लिए मैं अपने परिवार से भी लड़ा, उनकी भी बातें सुनी, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। मैं तुम्हारा हमेशा बचाव ही करता रहा। सुनो, समस्याएं हर किसी को आती है और आकर चली भी जाती है, उनका पता भी नहीं चलता। उस समय पाकर लोग समस्याओं के बारे में भूल भी जाते हैं, लेकिन वह याद रह जाता है जो समस्या में एक दूसरे का साथ देता है।
मेरे और मेरे परिवार के ऊपर यह समस्या आई और तुम इस समस्या का फायदा उठा रही हो। यह मुझे सारी उम्र याद रहेगा। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। और हाँ, इसे एक फिल्मी डायलॉग मत समझना। इसे एक चेतावनी समझकर याद रखना। मैंने गुस्से में अपने कपड़े समेटे और जाते जाते फिर बोली, मुझे तुम्हारी यह डायलॉगबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम मुझे याद रखने के लिए क्या कह रहे हो? शायद तुम खुद ही भूल रहे हो कि तुम ही मेरा पीछा करते थे। तुम ही रोज सुबह मुझे देखने के लिए मेरे रास्ते पर खड़े होते थे। तुम्ही ने मिन्नतें कर करके मुझे शादी के लिए मनाया था और अब तुम मुझे ही याद रखने के लिए बोल रहे हो। मेरी भी एक बात याद रखना कि तुम मेरे पास आए थे ना, कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, और अब तुम ही मेरे पास मुझे मनाने के लिए आओगे। जिस दिन मेरे खर्च लायक कमाने लगो तो मुझे लेने आ जाना, लेकिन उसके पहले अपनी माँ और बहनों से अलग रहने का इंतजाम कर लेना। इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें कभी मनाने के लिए आऊंगा। और एक बात तो तुम हमेशा के लिए भूल जाओ कि मैं अपनी माँ और बहनों के छोड़कर कभी अलग से रह लूंगा। भगवान साक्षी है, मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी, ठीक उसी वक्त तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। बाकी समय बहुत बलवान होता है, वह सब कुछ तय कर लेगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वही न्याय करेगा। मैं सब कुछ सब ऊपर वाले के सहारे छोड़ता हूँ। हम दोनों में से जो कोई भी गलत होगा वह उसकी सजा उसे जरूर देगा। तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे खर्च के बराबर कमा नहीं पा रहा, लेकिन शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो। अब एक स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले और उसमें भजिया पकोड़े तलने वाले की बेटी मुझ पर यह इल्जाम लगा रही है कि मैं तुम्हारे खर्च के बराबर कमा नहीं पा रहा। तुम यह रोज रोज मांसाहारी व्यंजन और चाइनीज, कॉन्टिनेंटल की जैसी खाने की वस्तुएं खाने की जिद करती हो। शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो कि तुम्हारे मायके में यह सब नहीं होता था। वहां तो सुबह खाने के बाद शाम को यह चिंता हो जाती थी कि रात को खाना नसीब होगा कि नहीं होगा। शायद तुम यह बात भूल रही हो कि तुम्हारे मायके में जो सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, इसके पीछे कौन सा कारण है। अगर तुम मुझसे चोरी छुपे उनकी मदद करना बंद कर दो तो यह तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वहां तो फिर से खाने के लाले पड़ जाएंगे। तुम्हारी यह गलतफहमी है कि तुम सोचती हो कि मुझे तुम्हारे इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे घर से चोरी हुए पैसे अचानक कहाँ चले जाते हैं, यह जानकर भी मैं चुप रहता हूँ। अब तुम मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। आओ, जहां जाना चाहती हो वहां चुपचाप चली जाओ, वरना आज मेरे हाथों से कुछ अनर्थ हो जाएगा। शिवा की कही एक एक बात बिल्कुल सच थी। यह सच था कि मेरे पिताजी स्कूल की एक कैंटीन में काम करते थे और हमारी माली हालत बहुत ही कमजोर थी। मांसाहारी व्यंजन तो दूर की बात थी, हमारे घर में जब ढंग की सब्जी भी बन जाए तो हम बहुत खुश होते थे, और जब कभी मांसाहारी व्यंजन बनता तो वह दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मैंने अपने मायके में बहुत दुख देखे थे। पैसों के लिए तड़पना क्या होता है, यह मैं अच्छी तरह से जानती थी। शायद यही वजह थी कि जब मैं अपने ससुराल में आई और वहां पैसों की चकाचौंध देखकर मैं बिल्कुल बदल गई। मैं अहंकारी और घमंडी हो गई थी, और मैं यह अहंकार और घमंड अक्सर अपने मायके वालों, विशेषकर अपनी भाभी के सामने दिखाती थी। शिवा और उसके परिवार के साथ बातें करते समय मैं अपने मायके को कभी भी नीचा नहीं होने देती। वह गरीब थे और मेरी हर मांग को पूरा करने में असमर्थ भी थे, लेकिन मैं उनकी असलियत कभी भी अपने ससुराल वालों के सामने जाहिर नहीं होने दे रही थी। यही वो वजह थी कि शादी के बाद मैंने कई बार पैसों से अपने मायके वालों की मदद की, ताकि जब कभी मुझे मेरे ससुराल वालों के सामने कुछ लेन देन दी जरूरत पड़े तो इससे उनकी मदद हो सके।
मैंने शिवा से चोरी अपने भाइयों और अपनी माँ को पैसे भी दिए हैं, लेकिन यह मेरी गलती थी क्योंकि मैं उन्हें ही अपना परिवार मानती थी जबकि वह मेरा परिवार नहीं था। मेरा असली परिवार मेरा ससुराल था, मैं उसको संभाल नहीं पाई। खैर अब मैं अपने मायके वापस आ चुकी थी। मायके में जब माँ बाप ने मेरे यूं अचानक से आने का कारण पूछा तो मैंने शिवा के साथ हुए उस सारे घटनाक्रम का वर्णन कुछ बढ़ा चढ़ाकर कर दिया, जिस वजह से माँ को शिवा पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा, बेटी, अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई, वरना आजकल जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं उसके बारे में तो सोचकर ही डर लगता है। यह क्या कह रही हो और कौन सी घटनाओं के बारे में बात कर रही हो? पिताजी ने कहा। क्यों, आप अखबार नहीं पढ़ते? हर रोज तो कोई माँ खबर छपी रहती है कि अपने ससुरालियों से तंग आकर शादीशुदा औरत ने आत्महत्या कर ली या फिर कोई औरत ने अपने पति से तंग आकर नहर में कूदकर अपनी जान दे दी, वगैरह वगैरह। यह तुम क्या बोल रही हो? सही तो कह रही हूँ। आप अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? यह तुम क्या बेवजह की बकवास कर रही हो? उसका सिर्फ अपने पति के साथ झगड़ा हुआ है जो कि पति पत्नी में होना एक आम बात है और तुम उसे समझाने की बजाय पता नहीं तुम क्या बोले जा रही हो। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए लेकिन तुम उसको समझाने की बजाय बात को खींच रही हो। बेटी तुम अपनी माँ के बातों में मत आना। तुम चुपचाप से आराम से रहो, चिंता मत करो, समय आने दो, खुद ब खुद सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद में मैं खुद शिवा से इस बारे में बात कर लूंगा। दिन बीतते गए और ना पिताजी ने शिवा से कोई बात की और ना शिवा मुझे मनाने के लिए मेरे पास आया। इस बात पर मुझे शिवा पर गुस्सा और बढ़ गया और मैंने उससे अलग रहने और तलाक लेने का फैसला अपनी ओर से पक्का कर लिया। एक दिन पिताजी मेरे पास आए और बोले, बेटी तुम कुछ उदास सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी। बेटी मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, सब समझता हूँ। तुम धैर्य रखना, सब ठीक हो जाएगा। कल बाजार में शिवा को देखा था। सच में? क्या कहता वो? जरूर मेरे बारे में ही उल्टा सीधा बोल रहा होगा। नहीं बेटी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने मेरी ओर देखकर मुंह फेर लिया था, मुझे नजरअंदाज कर दिया था। पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी लड़ाई तो मुझसे है। वह आपसे क्यों नाराज होगा? कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वह तुम्हारे साथ साथ हमसे भी नाराज हो। समय आने पर मैं खुद उससे बात कर लूंगा। शिवा के प्रति मेरे मन में थोड़ी बहुत नफरत की चिंगारी पहले से ही सुलह रही थी, लेकिन जब उसने मेरे पिता को नजरअंदाज किया यह नफरत की चिंगारी आग में बदल गई और इस आग में घी डालने का काम मेरी मौसी ने कर दिया, जिससे यह आग और भी तेज हो गई। हुआ यूं कि एक दिन मेरी मौसी का मुझे फोन आया। हेलो वृंदा बेटी, क्या हाल है? ठीक है मौसी जी, आप सुनाओ। सुना है कि तुम अपने घर वापस आ गई हो। नहीं मौसी जी, मैं तो अभी अपने मायके में ही हूँ। बेटी वही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम अपने घर यानी अपने असली घर वापस आ गई हो। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप मेरे ससुराल वाले घर की बात कर रही हो। तू बहुत भोली है बेटी। वह तेरा घर थोड़ी ना है। वह तो तुम्हारे पति और तुम्हारी सास का घर है। तुम्हारा असली घर तो यही है ना। खैर छोड़ो इन बेफिजूल की बातों को और आगे की सुनाओ, क्या योजना है? मैं कुछ समझी नहीं। आप किस योजना की बात कर रही हैं? लेकिन मौसी, एक समस्या है। कौन सी समस्या? इसके लिए माँ और पिताजी नहीं मानेंगे। तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, उसको मैं संभाल लूंगी। मैं जैसा कहूंगी वह वैसा ही करेगी और रही बात तुम्हारे पिता की तो उन्हें
यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी को बताए बगैर मैं यह तलाक जैसा फैसला कैसे करूंगी? वृंदा, यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें अपनी इस जिंदगी को अपने हिसाब से तय करना होगा कि तुम्हें कैसा जीवन व्यतीत करना है। अगर तुम अपने पिता के कहने पर चलोगी तो तुम्हें अपनी बची हुई सारी जिंदगी उसी कंगाल के साथ गुजारनी होगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी और मेरे कहने पर चलोगी तो सारी जिंदगी राज करोगी। शिवा से तलाक लेने के बाद मैं तुरंत तुम्हारी शादी किसी और जगह करवा दूंगी, फिर तुम सारी उम्र चिंतामुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकती हो। लेकिन पिताजी, बेटी, अपनी सारी योजनाओं के बारे में तुम्हें अपने पिता को कुछ नहीं बताना है। उनका खुलासा तुम्हें धीरे धीरे करना है। मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। आप कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ बातचीत चल रही है उसके बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताना। धीरे धीरे सब कुछ उनके सामने आता जाएगा। मैं तुम्हें एक नंबर भेजती हूँ, तुम इस पर बात कर लेना। कौन सा नंबर और किससे बात करनी है? मैंने कुछ डरते हुए कहा। बेटी, डरो मत। यह मेरे एक दोस्त का नंबर है और यह पेशे से वकील है। यह तुम्हें शिवा से तलाक लेने और उससे पैसे दिलवाने में तुम्हारी मदद करेगा। पैसे? क्या हुआ? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शिवा ने तुमसे शादी की और तुम्हारा शारीरिक शोषण किया, इसके एवज में तुम उस पर पैसों की मांग कर सकती हो और अगर किसी वजह से वह पैसा देने से मना करता है तो तुम उस पर केस भी कर सकती हो। लेकिन मैंने पैसों के बारे में तो कभी सोचा नहीं। क्यों? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें अपनी दूसरी शादी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए और अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी में देरी हो जाती है तो तब तक तुम्हें अपना जीवन यापन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तुम्हें शिवा से अच्छी खासी रकम मिल सकती है, लेकिन शिवा के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यह उसकी चिंता है, यह तुम्हारी चिंता नहीं है। उसे पैसे देने ही होंगे, चाहे किसी भी हाल में दे, वरना उसे जेल हो जाएगी। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। पैसे देगा तो ठीक है, वरना मैं उसके साथ केस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें उसके साथ हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो कोई थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है वह तलाक की औपचारिकता के बाद खत्म हो जाएगा। अगर तुम फिर भी उस पर दया दिखाना चाहती हो तो आइंदा से मुझसे बात मत करना। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मौसी ने फोन पटक कर बंद कर दिया। उस वक्त मैं पूरी तरह से मौसी के वश में आ चुकी थी। मैं कठपुतली की तरह काम कर रही थी, जिसकी डोर मेरी मौसी के हाथ में थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिमाग में इस फैसले को लेकर काफी उथल-पुथल मची हुई थी। शिवा के प्रति मेरा प्यार कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में छिपा बैठा था, जो उससे बेवफाई करने से रोक रहा था। एक अजीब सी दिल और दिमाग के बीच एक लड़ाई छिड़ी हुई थी और इस लड़ाई में आखिरकार दिमाग की ही जीत होती है। अपने दिल और दिमाग से काफी देर बहसबाजी करने के बाद मैं यह फैसला ले लेती हूँ कि मुझे शिवा से तलाक लेना है। उससे पैसे लेकर दूसरी शादी करके अपना घर बसाना है। मौसी की बातों के धीमे झर ने मेरे दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था, जिससे मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। मेरा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता। यह वह वक्त था जब मुझे मौसी की दी हुई गलत सलाह भी अच्छी लगती थी और अपने बाकी रिश्तेदारों की सही सलाह भी गलत लगती थी। शायद इसीलिए मैं मौसी को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती थी। मेरे दिल ने कई बार मना किया कि मैं ऐसी कोई कदम ना उठाऊं जिससे कि मेरा भविष्य तबाह हो जाए। साफ शब्दों में अगर कहें तो मेरा दिल शिवा तलाक देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था।
मेरा दिल कहता था कि मैं शिवा से माफ़ी मांग लूं और वापस उसके पास उसके घर चली जाऊं। लेकिन मेरे दिमाग में भरा गया मौसी का धीमा जहर ऐसा करने से रोक रहा था और मैं अपने दिल की ना सुनते हुए दिमाग से काम लेने लग गई। यानी अपने हर फैसले दिमाग से लेने लग गई। लेकिन दिमाग से लिया गया मेरा यह फैसला गलत साबित और जिसका खामियाजा मुझे भविष्य में भुगतना पड़ा। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।